राजा को जो इच्छा होती, जिसकी अच्छी लड़की होती, उसको बुला करके रणवास में डाल देते। भारत यदि हम सामाजिक ढांचे से देखें तो ये देश नहीं है, ये एक अजाइब घर है। इसके अंदर जो ब्राह्मण बनने के लिए आपको गोबर भी खाना पड़ेगा, आपको जानवर का मूत भी पीना पड़ेगा। तो जिस मुल्क में मूत पीते हैं, गोबर खाते हैं, वो 1 नंबर के नागरिक हैं। मेरे जैसे मांसाहारी 2 नंबर के नागरिक हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये ज़रूर रहेगा कि जैसे अभी 2-3 दिन पहले जो फिल्म अभिनेत्री है कंगना रनौत, उसका एक बयान आया और उसने पहले भी विवादित बयान दिए हैं। उसका बयान आया कि 1947 में हमें जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी, हमें असल आज़ादी तो 2014 में मिली जब से मोदी राज आया है। उस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल किया है वो आपने एक ऐसा सवाल किया है जैसे पंडित को आप यदि सेक्स वर्कर के बारे में पूछते हैं कि वो कैसी है। तो मैं इसका कंगना का जवाब देना ज़्यादा मैं ज़्यादा उचित नहीं समझता कि मैं ऐसी कीचड़ में पत्थर फेंकूं। लेकिन मैं क्योंकि एक हिस्ट्री का स्टूडेंट्स हूँ, खुद नेशनल स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर मैं मेरा प्रोग्राम्स भी देता हूँ कि भारत की हिस्ट्री जैसी थी वैसी लिखी ही नहीं गई। ये कंगना को भी मालूम नहीं है, ये कांग्रेसियों को भी मालूम नहीं है। 15 अगस्त 1947 की जो आज़ादी है वो आज़ादी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब ब्रिटेन अमेरिका का कर्जदार हो गया और ब्रिटेन पूंजी भारत में आने लग गई, उस समय जब लंदन नहीं बचा पा रहा था अपने उपनिवेशों को और इतनी उसकी सामर्थ्य नहीं थी, और इस देश के अंदर जो आज़ादी और आंदोलन का परिणाम है कि जो भगत सिंह जैसे लोग भी पैदा हुए और लोगों ने भी कुर्बानी दी। नेवी का मूवमेंट भी भारत में प्रसिद्ध है, सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा सहयोग है, पंजाब का बहुत बड़ा सहयोग है। उस समय ये है कि उन लोगों का उस समय लाहौर और कानपुर ये सेंटर होते थे आंदोलनकारियों के, उनकी बदौलत वो डर गए थे। तो लंदन ने, वहाँ की पार्लियामेंट ने कैबिनेट मिशन भेजा, वहाँ के मंत्रियों का एक दल भेजा भारत में, 1946 में आया। वो दल ने आकर के रिपोर्ट दी कि भारत को आज़ादी सितंबर 1948 में दे दी जाए। लेकिन उस बीच के अंदर अमेरिकन पूंजीपति गुजरे जिसकी पूंजी हिंदुस्तान में आ चुकी थी, जिसने बिरला के साथ हिंदुस्तान मोटर्स कारखाना लगा चुके थे, कई कारखाने लगा चुके थे, राजस्थान में सिमको लगा चुके थे, अमेरिकन पूंजी का उसका हिस्सा था। उन लोगों ने कहा कि इनको यदि सितंबर 1948 में आज़ादी दे दी जाए और इनको आपस में नहीं लड़ाया गया तो हमारी पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए वहाँ इसको सिंगापुर पैक्ट के नाम से है। आपको यदि गंभीरता से मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि पढ़ना चाहो तो पंडित सुंदरलाल एशियाटिक हिस्ट्री इंस्टीट्यूट से गाज़ियाबाद की, जिसने बहुत डिटेल में सारा लिखा है कि कैसे अमेरिकन पूंजी ने ब्रिटेन से भारत को एक मार्केट के रूप में उधार लिया, कैसे उसने हिंदुस्तान और चाइना के बीच में कायम किया। इसलिए कंगना के ऊपर मैं यदि कीचड़ में पत्थर फेंकता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी तौहीन है, इसलिए मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये सवाल इसलिए था क्योंकि हमारे ही देश के, हमारे समाज के लोग हैं, वो उनको फिल्म अभिनेत्री के रूप में अपना आइकन मानते हैं युवा। मोदी का जो है उसके पहले रणवास होते थे। राजा को जो इच्छा होती, जिसकी अच्छी लड़की होती, उसको बुला करके रणवास में डाल देते। अब रणवास नहीं है, अभी मेरे पास मोबाइल है, आपके पास भी है, ऑन कॉल है। और ये सियासत लोग कैसे कैसे लोग पालते हैं, कैसे कैसे नमूने पालते हैं, मैं उनके बंदरों पर बोलूँ मैं तो अच्छा नहीं महसूस करता, मैं इसको मेरी बेइज्जती समझता। आप समझ पा रहे होंगे कि जो बयान है और उसमें वास्तव में चाहे आप किसान विरोधी, इस आंदोलन के विरोधी होंगे, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई आदमी भारत देश में भारत का नमक खा के ये बयान देता है कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख थी, असल आज़ादी 2014 में मिली, तो आपको उसको जवाब ज़रूर देना चाहिए कि ये इसलिए अपमान हमारे देश का है, इसलिए उन सैकड़ों हजारों उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना खून पसीना बहाया। और उन लोगों का अगर हमारे देश में रहने वाला कोई आदमी अपमान करता है तो आप उसको आइकन बनाने के बजाय उसका बहिष्कार कीजिए, तब शायद हमारा देश उस सीढ़ी से आगे बढ़ पाएगा। आज मोदी जी बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, लेकिन जब बात करें अगर गाँव ढाणी में बैठे किसान की, तो उनके लिए ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो भारत विश्व की रूह कैसे बनेगा? ऐसा है, मैं सामाजिक शोध भी करता हूँ। भारत यदि हम सामाजिक ढांचे से देखें तो ये देश नहीं है, ये एक अजाइब घर है। इसके अंदर जो ब्राह्मण बनने के लिए आपको गोबर भी खाना पड़ेगा,
आपको जानवर का मूत भी पीना पड़ेगा। तो जिस मुल्क में मूत पीते हैं, गोबर खाते हैं, वो 1 नंबर के नागरिक हैं। मेरे जैसे मांसाहारी 2 नंबर के नागरिक हैं। वह क्या अजीब मुल्क है, क्या अजीब कल्चर है। तो इसमें मोदी जैसे तानाशाही पनपेंगे, लेकिन मुल्क की जनता समझदार है, मुल्क का किसान समझदार है, मुल्क का बेरोज़गार समझदार है। इस मुल्क को हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। और अब लोकतंत्र इस मुल्क में कायम करेंगे। जिस तरीके से यहाँ के लोगों से बात की और आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, आपको भी लगा होगा कि हकीकत चीज़ें क्या हैं और आप किन चीज़ों में, आप जो टीवी चैनल और अखबारों में जो हेडलाइंस पढ़ते हैं उसके आधार पर आप ये तय कर लिया करते हैं कि वास्तव में किसान कहाँ हैं। तो वो चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए, मंथन कीजिए, 2 मिनट का चिंतन कीजिए कि हकीकत क्या है। और ऐसे जो हालात हैं वो देर रात ऐसा ही नहीं है। जैसे हम 4 खड़े हैं तो हम सब 70 से ऊपर हैं। मेरी उम्र भी 74 साल हो गई। तो हमने एक 74 साल से तजुर्बा किया है। हमें हमारी भावी जो 2 पीढ़ियाँ ख़राब हुई उनसे हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम पहले यहाँ मैदान में नहीं उतरे, लेकिन परिस्थितियाँ परिपक्व नहीं थी। भगत सिंह की बात आज भी सही है कि हिंदुस्तान में क्रांति का पक्ष हमेशा वैचारिक तौर पर कमज़ोर रहा है। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमसे जो कुछ भी जब तक जिंदे हैं सहयोग बन पाएगा हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों से में भी मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप लोग अगर आज निकल के और इस आंदोलन की मदद नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो सोचिए कि ये पछतावा आपको भी आने वाले दिनों में होगा। आप अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि जिस दिन देश में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस दिन आप कहाँ थे? जब आपके बच्चे ये सवाल करेंगे तो आप जवाब क्या देंगे? अपने घरों से निकलिए, अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखिए और अपने अधिकारों की मांग करना सीखिए। धन्यवाद।